केदारनाथ में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। उपचुनाव को लेकर वोटरों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे तक कुल 4.30% मतदान हुआ है। 6 प्रत्याशियों की किस्मत का जनता फैसला करेगी। बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। वोटरों में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और किस तरीके से मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रही हैं। लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर पहुंच रहे मतदाताओं को कोई भी परेशानी ना हो। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहा है उत्तराखंड में केदारनाथ सीट को लेकर और इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर भी देखी जा रही है और उपचुनाव को लेकर वोटों में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे तक की बात करें तो कुल 4.30% मतदान हो चुका है। 6 प्रत्याशियों की किस्मत का जनता फैसला करेगी। लेकिन अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने टक्कर देखी जा रही है। वोटरों में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वोटर्स हैं वो कितने उत्साहित हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो कि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है ताकि वहां पर पहुंच रहे मतदाताओं को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव जारी है। मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने मतदान से पहले ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आशा नौटियाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची थी, पूजा अर्चना करते हुए नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। सुबह से ही तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी थी और सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए इंतजार कर रही हैं। आशा नौटियाल की भी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आशा नौटियाल बीजेपी प्रत्याशी हैं और सुबह सुबह ही वो ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची थी, पूजा अर्चना करती हुई नजर आई थी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मत के प्रयोग से पहले ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं जहां पर मतदाता भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब वो अपने अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, यानी कि अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। तो आशा नौटियाल की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और अगर उनके मत की बात की जाए तो उससे पहले वो ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची थी जहां पूजा अर्चना करती हुई नजर आई थी। केदारनाथ सीट की बात की जाए तो हमने लगातार देखा था किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। वहां की जनता को साधने की वो कोशिश हमने देखी थी, लेकिन देखना होगा कि किसकी कोशिशें सफल साबित होती हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची और बाबा का आशीर्वाद लेती हुई आशा नौटियाल नजर आई, तो दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आशा नौटियाल ने वोट डाला, अपने मत का प्रयोग करती हुई नजर आई। बीजेपी प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और इसी के साथ देखना होगा कि वहां की जनता किसे चुनती है, कितना वोट देती है, क्योंकि जो मतदाता है सुबह से ही पहुंच रही हैं। और अगर प्रत्याशियों की बात कर ले तो प्रत्याशियों ने भी अपनी पूरी कोशिश की है। वहां की जनता को लुभाने की तमाम वादे और दावे भी किए गए हैं। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओमकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, केदारनाथ सीट को लेकर उपचुनाव हो रहा है, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए माधुरी, बहुत गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है इस कड़ाके की ठंड में, क्योंकि अगर हम केदारनाथ सीट की अगर बात करें तो ये विधानसभा हाई एल्टीट्यूड इलाकों में है और सबसे ज्यादा जो बर्फीले जो जगह है वहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और इन सभी जो पोलिंग बूथ में है लगभग यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उसके जी बावजूद भी लोग सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो आशा नोटियाल जो बीजेपी की हम्म प्रत्याशी हैं, उन्होंने खुद बाबा केदार के गद्दी स्थल का आज उनका दर्शन किया है और आशीर्वाद लिया है। साथ ही साथ पूजा अर्चना उन्होंने ओंकारेश्वर मंदिर में की है और उसके बाद अपना मत का भी प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा उत्साह इस तमाम क्षेत्र में देखा जा रहा है, तमाम जो वोटर्स हैं। क्योंकि इस बार जी की अगर बात करें तो केदारनाथ उपचुनाव सीट जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 2000 नए जो वोटर्स हैं, यानी कि जो पहली बार आज वोट करेंगे, उन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे वृद्ध लोग हों, सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लाइन में इस कड़ाके की ठंड में बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, मतदाताओं में अलग ही उत्साह नजर आ रहा है और अपने मत का वो प्रयोग करते हुए तो नजर आ ही रही हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी आशा नौटियाल के हरीश, जहां पर हमने देखा था कि महिलाओं के साथ वो बैठकें करती हुई नजर आई थी और इतना ही नहीं, प्रचार प्रसार में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। वहां की जनता को साथी की लुभाने की पूरी कोशिश करती हुई आशा नौटियाल नजर आई। आज भी उन्होंने बयान दिया कि उन्हें उम्मीद है कि अपना आशीर्वाद देने के लिए केदारनाथ की जनता जा रही है। तो किस तरीके से वहां के समीकरण को आप देख रहे हैं? देखिए माधुरी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आशा नौटियाल है वो जमीनी नेता हैं, लगातार लोगों के चूल्हे चौके से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल हरीश, और तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रही हैं, जहां आशा नौटियाल ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। इससे पहले वो ओमकारेश्वर मंदिर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हरीश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए माधुरी, जिस तरह से आशा नौटियाल की अगर बात करें तो वो पहले भी यहाँ पर विधायक रह चुके हैं केदारनाथ सीट पर। और जिस तरह से उनका जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो जमीन से जुड़ी हुई हैं और लगातार जो महिलाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, लोगों के चूल्हे। ठीक है हरीश, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रही हैं, ऐसे में देखना होगा कि कौन जीत हासिल करता है केदारनाथ सीट को लेकर। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उनका कहना है कि वे पिछले कई दिनों से केदारनाथ में पार्टी का प्रचार प्रसार कर आए हैं। माहौल बीजेपी के खिलाफ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। चार धाम यात्रा की बदहाली, दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव को लेकर इतने समय से प्रत्याशी कोशिश कर रहे थे कि जनता को वोट दे। हर एक पार्टी ने प्रचार प्रसार जमकर किया है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है, 7 बजे से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच हरक सिंह रावत ने भी जीत का दावा किया है। हर एक दिग्गज अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, ये कहा है हरक सिंह रावत ने। ऐसे में देखना होगा कि किस प्रत्याशी को वहां की जनता चुनती है, किस प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि हर एक पार्टी ने कोशिश की है और किसकी कोशिशें सफल साबित होती हैं वो तो नतीजों के दिन ही पता चलेगा, यानी कि 23 नवंबर को। आमतौर पर बीजेपी के राजनीतिक मंचों से ये सुनने को मिलता है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में उत्तराखंड देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे होगा। खुद मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि उत्तराखंड अन्य राज्यों में पहले पायदान पर हो, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली और लापरवाही कहीं मुख्यमंत्री के लक्ष्य पर पलीता न लगा दे। यह भी एक सोचनीय पहलू है। दरअसल बीती रोज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें
अधिकतर विभागों के सचिव और अधिकारी नदारद रही और मात्र 2-3 ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो पाए। ऐसे में मुख्य सचिव नाराज भी हुई और उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा कि ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि विभागीय अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसका आशय कहीं ये तो नहीं है कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हॉबी हो गई है, जिसके चलते इन सब चीजों से मुख्य सचिव को भी दो चार होना पड़ रहा है। बीजेपी संगठन भी अब अधिकारियों को इस बात की नसीहत दे रहा है। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन अगर कोई अधिकारी किसी प्रकार से कोई त्रुटि करता है या कहीं पर कोई कोताही बरतने का काम करता है तो उसका संज्ञान भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लेते हैं और वो दिशा निर्देश भी देने का काम करते हैं। अगर इस तरह के अधिकारी बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि तमाम जो है माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जो हमारे आला अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और कहीं ना कहीं अगर कोई बिजी भी है तो वो उसकी बात भी रख सकता है, बता भी सकता है, कह भी सकता है कि भाई वो कहीं पर बिजी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। 2025 में इस उत्तराखंड को अग्रिम राज्य बनाने के लिए, प्रथम स्थान पर लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अधिकारियों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वही उसी तरीके से काम। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में 2025 तक क्या लक्ष्य रखा गया है और किस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए माधुरी, मुख्यमंत्री का विजन रहा है कि 2025 तक देश के अग्रिम राज्यों में उत्तराखंड आए। इसको लेकर के लगातार विकास के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। और सीधे तौर पे अगर हम भाजपा की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री इस ओर काम कर रहे हैं, लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। जहां पर जो कमियां हैं उनसे कहीं न कहीं पूरा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे इसके अलावा जो चारधाम यात्रा रूट हो, उसको सुदृढ़ करना, उसको व्यवस्थित करना, तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को किस तरह से उनके हाथ को काम मिल सके, इस तरफ भी लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि तमाम जो लोग हैं उनको रोजगार से भी जोड़ा जाए, उनको उनकी आजीविका से जोड़ा जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए और खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनको कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ा जाए। इस तरफ लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो बैठक हुई है, तो मुख्य सचिव ने यहाँ पर बैठक ली है, उसमें सबसे बड़ी गंभीर बात ये देखने को मिली है कि जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो अपने विभाग की यहाँ पर समीक्षा होनी थी। जैसे कि जो मुख्य सचिव हैं राधा रतूड़ी, उनकी तरफ से यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें बैठक में ये कहा गया था कि जो सचिव हैं उस बैठक में पहुंचे। लेकिन कहीं न कहीं जो चीजें हैं, जो सचिव हैं, वो उनका ना आना कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि जो सरकार का विजन है, उस पे कहीं न कहीं सरकार के विजन को पलीता लगाने का काम अधिकारी कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्य सचिव की तरफ से, राधा रतूड़ी की तरफ से एक नोटिस यहाँ पर कारण बताओ जो नोटिस है वो भेजा गया है। क्योंकि हर बार इस तरह की चीजें भी देखने को होती हैं, जब भी इस तरह की बैठकें यहाँ पर होती हैं, चाहे वो मुख्य सचिव लेवल की बैठक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री लेवल की बैठक हो, तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ लोगों को यहाँ पर भेजते हैं, यानी कि अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर भेजते हैं। तो इसका कहीं न कहीं इस पर क्योंकि खुद ही जो मुख्य सचिव हैं वो बहुत नरम स्वभाव के हैं और बहुत सौम्य स्वभाव उनका रहा है और ऐसे में उनका जो है कहीं न कहीं जो गुस्सा है वो तमाम लोगों पर इस बात को लेकर के फूटा। बिल्कुल हरीश, देखिए अगर हम विकास की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में विकास होना बेहद जरूरी होता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर पर्यटन क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र माना जाता है। और जब क्षेत्रों की बात आती है तो राज्य की बात आती है कि राज्य का पहले विकास होना चाहिए और जब राज्य के विकास की बात आती है तब अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है कि राज्य में जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया माधुरी कि तमाम योजनाएं सरकार की इस समय प्रदेश में चल रही हैं। महिलाओं को सशक्त करने की तरफ लगातार काम किया जा रहा है। जो महिला जो सहायता समूह है उनको तो यहाँ पर व्यवस्थित किया जा रहा है। उनमें महिलाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उनको आजीविका देने के साथ-साथ उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरह से उनकी जो आजीविका है वो बढ़ सके। दूसरी तरफ हम किसानों की बात करें, चाहे वो एप्पल मिशन में हो, चाहे वो मत्स्य पालन में हो, मुर्गी फार्म में हो, चाहे वो भेड़ पालन में हो, तमाम ऐसे चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। कीवी की खेती उत्तराखंड में की जा रही है। साथ ही साथ जो मोटा अनाज है
उसकी खेती यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ से न केवल रोजगार के लिए बल्कि यहाँ पर आय दुगनी करने के लिए भी काम किया जा रहा है। ऐसी तमाम योजनाएँ हैं, चाहे वो जल विद्युत परियोजनाएँ हों, इससे कहीं न कहीं जो राज्य की जो आर्थिकी है उसे सुदृढ़ किया जा सकता है, उसे और बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरफ लगातार भी काम किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में जो रोजगार के जो आयाम हैं वो और ज़्यादा विकसित हो सकें और ज़्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके हैं। चाहे वो जैसे आपने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में, तो पर्यटन के को लेकर के भी जो युवा हैं उनको यहाँ पे सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। साथ ही साथ सोलर पैनल लगाने के लिए भी सब्सिडी देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा रोजगार से जुड़ने के लिए भी तमाम जो योजनाएँ हैं सरकार की, उसपे सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है, ताकि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जुड़ सकें, उद्यम से जुड़ सकें, कृषि से जुड़ सकें जी। और पर्यटन से जुड़ सकें। तो इस तरफ भी लगातार काम किए जा रहे हैं। जी। बिल्कुल हरीश, देखना होगा जो लक्ष्य रखा है 2025 तक उत्तराखंड के विकास का, अग्रिम राज्य बनाने का, उसको लेकर कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर जिले में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाएं। इसके तहत पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। माननीय एसएसपी महोदय के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार में काफ़ी सघन चेकिंग की जा रही है और अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ड्रंकन कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं, उनके काफ़ी मात्रा में वाहन भी सीज किए गए हैं और इसी के साथ साथ होटल ढाबों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग होटल ढाबों में अवैध तरीके से शराब पिलाने का कार्य करते हैं, उनको भी सचेत किया जाता है कि वो ये सब ना करें। हाँ, अगर इस तरह का कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है तो डेफिनेटली इस पे कार्यवाही होती है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि ये सब चीज़ ना करें, क्योंकि ये उनके साथ साथ बाकी सबको भी डेंजर में डालती है। माननीय तो वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में जंगल सफारी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इसी साल रेंज के गेट खुलते ही ज्यादातर स्लॉट बुक हो गए हैं। सैलानियों की बढ़ती रुचि का अंदाजा लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि अब 70% तक बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, जबकि पिछली साल यह आंकड़ा मात्र 30% था। चीला रेंज हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ बाघ, गुलदार समेत पक्षियों की कई प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। तो वहीं देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय ऋषि प्रणा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी को आम जनता की करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी को प्राप्त ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी व घरेलू विवाद से जुड़ी हुई थी। जिलाधिकारी ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी जिलाधिकारी को प्राप्त हुई जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, ताकि आम जनता की शिकायतों का समय पर निस्तारण हो सके। लगभग 100 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कुछ ग्रीवेंसेस भी होती है, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं। तो सभी डाइवर्स नेचर की एप्लीकेशंस होती हैं। सो यही प्रयास रहता है कि क्योंकि सारे विभागीय अधिकारी उपस्थित हैं, जिम्मेदार हमारे सभी विभागों के, तो समय पे और ऑन द स्पॉट निस्तारण जितनों का हो सके उतना बेनिफिशियल है। और जिसमें कुछ फैक्ट चेक चाहिए होते हैं, उसमें कुछ टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं स्थल इंस्पेक्शन के लिए। सो उसमें भी हम टाइम बाउंड करते हैं। जैसा पूर्व में भी शेयर किया था कि हमारा लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसका प्रोटोटाइप रेडी हो गया है और अभी कुछ एग्जामिनेशन स्टेज पे है, जिसमें सारे पटलों के और विभागों के नाम अपलोड किए जा रहे हैं। तो वहीं LUCC के बाद अब पोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड पर ग्राहकों के करोड़ों रुपए जमा कर वापस नहीं लौटा रही है। रकम वापस नहीं मिलने से ग्राहक और एजेंट दोनों परेशान हैं। शाहपुर क्षेत्र के दर्जनों लोग इकट्ठे होकर ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर पर कानूनी कार्रवाई करने, रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीरों के आधार पर मामले में जांच भी शुरू कर दी है।
वाले पहुंचे हुए हैं, इन्होंने अंदर जो हमारे एसआई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट हम लिख लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या होती है वो अभी देखने वाली है। इससे पहले भी हमारे बतरे लोग एजेंट लोग आए हुए हैं, जिसमें क्या है हमें उस हिसाब से वो नहीं मिल पाया है। हमारे लोकल एरिया में ऋषिकेश गुमानी वाला ऋषिकेश एरिया में कम से कम 500 लोगों का पैसा है, करीबन 5-7 करोड़ रुपए यहाँ पे गबन किया हुआ है। और ऑल ओवर उत्तराखंड में इन लोग की ब्रांच थी, ठीक, देहरादून में भी ब्रांच है, कोटद्वार में भी ब्रांच है, पोटा साहिब में भी ब्रांच है, गुमानी वाला में हमारे पास भी ब्रांच खुली हुई है। तो करीबन टोटल अमाउंट ऑल ओवर उत्तराखंड में 20 करोड़ समथिंग का गबन किया हुआ है इन लोगों ने। इसमें ये 3 लोग जो मेन हैं, बोरा जी हैं, नेगी जी हैं यहाँ पे लोकल पांडे ब्लाट के, और एक इनका पार्टनर पहले भी भाग चुका है, प्यारेलाल। तो वहीं जिला देहरादून के एसडीएम सदर हरिगिरी ने सरकारी अस्पताल ऋषिकेश का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। खास तौर पर उन्होंने 16 नवंबर से चालू हुए आईसीयू वार्ड को देखा। आईसीयू में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए। मौके पर पंजीकरण के लिए लग रही लाइन को देखकर उन्होंने पंजीकरण की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए भी कहा। एसडीएम सदर हरिगिरी ने बताया कि अस्पताल में काफी लंबे समय से आईसीयू बंद था, जिसे शुरू करने के प्रयास किए गए। इसी का नतीजा है कि 16 नवंबर से आईसीयू शुरू हो गया और अब आईसीयू में भर्ती मरीज को लाभ मिल रहा है। परीक्षण के दौरान सीएमओ संजय जैन ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अस्पताल में मौजूद तमाम सुविधाओं का लाभ मरीजों को मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण भी किया जाता रहेगा। कि विगत माह में डीएम सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक आईसीयू का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो आईसीयू है काफ़ी। तो वहीं एसपी देहात में रुड़की सिविल लाइन कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के दस्तावेजों और हथियारों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर सभी को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। थाना सिविल लाइन रुड़की का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें थाने पर उपलब्ध संसाधनों, जिनमें मुख्य रूप से हमारे अस्त्र शस्त्र, उनके लगातार रख रखाव की स्थिति कैसी है और उनकी साफ़ सफाई नियमित हो रही है या नहीं, साथ ही अभिलेखों को अद्यतन किया जा रहा है या नहीं, उनका रख रखाव कैसा है, जो हमारे थाना कार्यालय हैं उनका कार्यकरण और नेटवर्क की कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें की समीक्षा की जा रही है। हमारे जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक होने चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, क्या वर्तमान में प्रगतिशील हैं। जैसे सांसद निधि से अभी एक कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में कुछ भवन निर्माण के कार्य प्रस्तावित हैं, जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। उसके अनुरूप एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा सभी थानों से जानकारी जुटाई गई और उनसे मांग पत्र मंगाए गए। तो वहीं हरिद्वार जिले के एक ग्रामीण इलाकों में नशे के कारोबार की बढ़ती शिकायतों पर ड्रग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस टीम ने नसीरपुर कला, बादशाहपुर, कुन्हारी और सुल्तानपुर गांव में स्थित कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। इस दौरान दवाओं का गहन निरीक्षण किया गया और 2 मेडिकल स्टोरों अनियमितताएं मिलने पर उन्हें तत्काल बंद करवा दिया गया। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद करके मौके से फरार हो गए। अधिकारियों को संदेह है कि इनमें से कई स्टोर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में लिप्त हो सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि जिन स्टोर मालिकों ने जांच से बचने के लिए अपनी दुकानें बंद की, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन स्टोरों का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।